पता है एक बात, आज पता है आज का जो वीडियो हम देने वाले हैं ग्रुप डी वाले के लिए, उनमें जो एग्जाम इससे पहले दिए हैं उनको भी फायदा होगा, और जो एग्जाम पहली बार देंगे 3 अगस्त के बाद के शिफ्टों में उनको भी फायदा होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, उनके लिए भी जो परीक्षा दे चुके हैं ग्रुप डी का इससे पहले, और उनके लिए भी जो परीक्षा नहीं दिए हैं, ये दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे आज का क्लास। देखिए आज के क्लास जो हम शुरुआत करने वाले हैं वह 3 अगस्त का जो एग्जाम डेट दिया है कि 3 अगस्त से एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा, उसको देखते हुए, और इसमें जो 101 शिफ्ट में पिछले बार ग्रुप डी का एग्जाम जो हुआ था उसके सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए फायदा कहां पे आपको होगा, जो नहीं दिए हैं ग्रुप डी उनके लिए, उनको यह पता चलेगा कि किस लेवल का प्रश्न पूछता है, और जो एग्जाम दिए हैं उनको क्या पता चलने वाला है कि प्रश्न को कैसे घुमा करके एक ही टॉपिक से अनेकों प्रश्न बनाए जाते हैं, ताकि अगली बार जब आप भी एग्जाम देने के लिए फिर से डेट आपका आए तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी को क्या करना है, करके जाना है। ठीक है, इसलिए हम बोले क्या, दोनों के लिए यह चीज फायदेमंद साबित होंगे। यहां ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, कैम्ब्रिज जीएस क्लास वाइज श्याम सर का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे कुछ 6 क्लास के साइंस के एनसीईआरटी के बुक दिए गए हैं। अगर अब आप में से किन्हीं को चाहिए कि क्लास 6 का ही अभी हम दिए हैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक, तो साइंस वाले जो न्यू बुक आए हैं उसका सभी का चैप्टर वाइज चैप्टर पीडीएफ यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक्स रहा, जिस टॉपिक्स पे हम आज चर्च करने वाले हैं वेव एंड साउंड। वेव एंड साउंड टोटल लगभग 97 प्रश्न के आसपास है, पर इसकी शुरुआत हम पीछे से करने वाले हैं, क्योंकि यह जो पीडीएफ बनाया गया है वह इजी टू हार्ड लेवल का है। और ये रहा हमारे पास पीडीएफ, हम पीडीएफ इसका निकलवा करके खुद पास में रखे हैं। रीजन इसलिए क्योंकि हर एक चीज फोन पे पढ़ाई नहीं हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए हम पेज स्पेशल रखे हुए हैं। यहाँ एआई के द्वारा टाइप करवाए गए, अगर कोई भी प्रश्न कहीं गलत होगा या कुछ डिजिट जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछे गए हैं तो उसको हम यहाँ से देखते हुए क्या कर लेंगे, सही करते हुए आगे की ओर चलेंगे। चलिए यहाँ से होती है शुरुआत, और ये देख लीजिए सबसे आसान प्रश्न, क्योंकि हम पहले ही बोले कि इजी टू हार्ड लेवल की ओर आगे की ओर चलेंगे, इजी टू हार्ड लेवल की ओर क्लास ये हमारा जाएगा आज का। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पर ध्वनि ना सुन पाने का सही कारण है। हम सभी जानते हैं कि हम चंद्रमा पर ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले चंद्रमा पर बहुत ठंडा है, चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होते हैं, चंद्रमा पर गड्ढे हैं। देखिए जितना हम जानते हैं तो जानते क्या है कि ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जो मुख्य रूप से ठोस द्रव गैस 3 माध्यम हमारे पास है, जिसमें से ठोस में ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा होता है, इससे ठोस से कम होता है, और गैस में द्रव से भी कम होते हैं। देखिए ध्वनि की अगर बात की जाए तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, और जिसे चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। पर चंद्रमा पर वायु नहीं है, इसलिए वहां जो भी व्यक्ति जाते हैं वो आपस में बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि ना सुन पाने का सही कारण वहां वायुमंडल नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कितना इजी प्रश्न ये पूछा है भाई, हम पहले ही बोले हैं इजी टू हार्ड लेवल की ओर आगे चलेंगे, तो ये हमारा आसान वाला प्रश्न है। अभी इसके आगे बताइए आप, यहां प्रश्न को देखिए क्या कहा जा रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है। मतलब अल्ट्रासाउंड जो हम करते हैं उसका प्रयोग इनमें से चारों ऑप्शन में कहां पर नहीं है। देखिए धातु ब्लॉकों
में दरार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, तो नहीं वाला उत्तर देना है। आंतरिक अंगों की इमेजिंग करने में, जैसे बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो वहां बच्चे को जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं। हड्डी टूटा फूटा ये सब सभी चीज तो शरीर के आंतरिक अंग में तो अल्ट्रासाउंड होगा। नाजुक मशीनों को, भागों को साफ करने में भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। बताइए, खाना पकाने में कहीं अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और उत्तर भी हमसे पूछा था कि इनमें से कौन नहीं है, तो ये नहीं ही लिए हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया? चौथा नंबर, चौथा नंबर प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे प्रश्न को देखो, अगले प्रश्न को देखो क्या पूछा जा रहा। अगले नंबर क्वेश्चन, ध्वनि संचरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि संचरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सी कथन सत्य है? तो पढ़िए, पहला ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन पढ़िए। देखिए क्या कह रहा, ध्वनि गैस में सबसे तेज, द्रव्य में धीमा और ठोस में सबसे धीमा चलता है। अभी हम बताए थे ना, ये जस्ट अपोजिट दिया है। सबसे गैस में ही तेज नहीं चलता है, जैसे गलत हो गया, आगे पढ़े के भी आवश्यकता नहीं था। ध्वनि ठोस पदार्थ में सबसे तेज चलता है, हाँ ये कथन सही है। द्रव पदार्थ में मंद तथा गैस में सबसे धीमी चलता, ये कथन तो एकदम से टेबुल खा रहा कि ठोस में सबसे ज्यादा, ठोस से कम द्रव में, द्रव से सबसे कम गैस में। फिर भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमें चारों ऑप्शन पढ़ के टिक करना है। 1-2 सेकंड ज्यादा समय लगेगा तो लगेगा, पर हमसे गलती ना होगा। ध्वनि सभी माध्यम में समान गति करता, गलत बात है। ध्वनि निर्वात में भी यात्रा कर सकता, ये गलत बात है, क्योंकि अगर ध्वनि निर्वात में यात्रा करता तो चंद्रमा या अंतरिक्ष में हमें ध्वनि सुनाई पड़ती, पर पड़ती नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। मतलब 100% हम सही हैं कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। और इस चीजों को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस माध्यम में चलती है, ठोस माध्यम से कम द्रव्य माध्यम में चलता, और द्रव्य से भी कम गैस माध्यम में चलता है। इसलिए 2 नंबर हमारा प्रश्न, सॉरी बी नंबर हमारा सही हुआ उत्तर। चलिए यहां प्रश्न को देख लीजिए। जब कोई कंपमान पिंड ध्वनि उत्पन्न करता है, और वास्तविक चीज हम सब सभी जानते हैं कि जब ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तेजी से कंपन होता तभी जाकर के ध्वनि उत्पन्न होता। इसलिए कोई पिंड है जो कंपन कर रहा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं की सही श्रृंखला को दर्शाया जाता है? अब देखिए, कंपन के बाद क्या ध्वनि विद्युत में बदल जाता है? तो कभी नहीं, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। कंपन के बाद माध्यम के कणों में कंपन होती है, ये बात सही है कि जब हम कोई वस्तु कंपन करता है तो उस वस्तु में जितने कण होते हैं वह सभी कण कंपन करने लगता है। उसके बाद होता है क्या, वह कंपन कण एक ध्वनि तरंग में बदल जाता है, और यह ध्वनि तरंग हमारी कानों तक क्या पड़ती है, सुनाई पड़ती है। हमें बी नंबर सुटेबल सही लग रहा, फिर भी आगे पढ़ते हैं। कंपन करने के बाद प्रकाश में बदलेगा कभी? कभी नहीं। ध्वनि कंपन पहले होना चाहिए, क्योंकि कंपन करेगा तब ध्वनि उत्पन्न होगा, ये भी गलत है। अर्थात बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है कि कंपन करेगा, फिर माध्यम के कण कंपन करेंगे, फिर ध्वनि का संचरण होगा और वह ध्वनि हमें सुनाई पड़ेगी। तो देखिए किस तरीके से एकदम चीजों को आसान बना के पूछ रहा है, पर अगर इसका प्रैक्टिस हमें पहले से नहीं रहा तो हमसे यह नहीं हो पाएगा, हमसे यह नहीं हो पाएगा। चलो ये प्रश्न आओ, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? अर्थात अगर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण होना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक क्या है? प्रकाश स्रोत, भाई प्रकाश का क्या कार्य होगा ध्वनि में? कोई काम नहीं। चुंबक का कोई कार्य नहीं। निर्वात में तो प्रकाश चलते ही नहीं चलते हैं। अगर ध्वनि संचरण चाहिए उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम हमारे पास ठोस, द्रव और गैस, जिसमें हम बार बार रिपीट करेंगे। इसमें ज्यादा ध्वनि चलेगा, इसमें ठोस से कम चलेंगे, ठोस से कम चलेगा, और गैस में है जो द्रव से भी कम चलता है, द्रव से भी कम चलता है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम चाहिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम चाहिए। चलिए यहां आ जाते हैं प्रश्न।
क्या कहा जा रहा? किसी वस्तु की तेजी से आगे पीछे होने वाली गति को कौन सा शब्द वर्णित करता है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है? अभी बताओ, तुम सभी लोग क्या करके जाते होगे एग्जाम में? विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, ध्वनि का डिफिनेशन कर लिए, इतना सही कंप्लीट। पर यहां देखिए कि क्वेश्चन को कैसे, जब तक आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है तब तक साइंस में ग्रुप डी में आप 25 में 25 नंबर कभी नहीं ला सकते, ये तो निश्चित है। इसलिए एनसीईआरटी कवर अवश्य कीजिए, एएलपी के लिए, एनटीपीसी के लिए और साइंस ग्रुप डी के लिए सबका जगह एनसीईआरटी काम करेगा। क्योंकि यहां देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा में प्रश्न पूछा कि अगर कोई वस्तु, जैसे ये इसको अगर आगे पीछे हम कर रहे हैं तो गति को वर्णित करना है, तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? इसमें अपवर्तन क्या करेगा? कभी नहीं। विरलन या कंपन या संपीड़न। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? देखिए, विरलन और संपीड़न, तो जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग पता है आपको, इस तरीके से संचरण करता है, अर्थात जहां पे नजदीक होते हैं उसको संपीड़न या नजदीक संघनन बोलते हैं, जहां दूर होता है उसको विरलन बोलते हैं। पर ध्वनि उत्पन्न करने की बात कही जा रही है, ना कि ध्वनि चलने की बात नहीं कही जा रही है। अगर ध्वनि चलने की बात करती तो हम संपीड़न और विरलन में ध्वनि का संचरण होता है। पर यहां ध्वनि उत्पन्न करने की बात कही जा रही है, और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? कंपन। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? कंपन। इसीलिए आंसर इसका सी लेंगे, कंपन हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। चलो यहां देखिए, अभी बारिश का मौसम है, बिजली भी कड़कते हैं। तो बिजली कड़कता है जब, तो पहले हमारे पास प्रकाश पहुंचती है और पीछे से ध्वनि पहुंचता है। वही बातें यहां पूछा जा रहा कि हम मेघ गर्जन की ध्वनि सुनने से पहले बिजली की चमक क्यों देखते हैं? मतलब कि जब बादल कड़कता है, तो बादल जब कड़का तो पहले प्रकाश पहुंचती है हमारे पास और उसके पीछे से ध्वनि पहुंचती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें दिया होगा, पर इसका मुख्य कारण हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, 3 गुना 10 पर पावर 15 मीटर या 10 पर पावर 12 किलोमीटर, 3 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर होता है। पर ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। तो सोचिए कि कितना ज्यादा हुआ, प्रकाश की चाल ज्यादा हुआ। तो जब प्रकाश की चाल ज्यादा है, इसीलिए गर्जन के समय में प्रकाश हमारे पास पहले पहुंचता है और ध्वनि पीछे से पहुंचती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ध्वनि है जो प्रकाश से धीमी चाल से गमन करता है, प्रकाश से धीमी चाल से ध्वनि गमन करता है, अवश्य ही सही ये लग रहा। आगे देख लेते हैं। फिर भी प्रकाश और ध्वनि समान चाल से चलती है, गलत बात। प्रकाश जो है ध्वनि से अधिक चमकीला होता है। देखिए, चमकीले की बात नहीं है, एक ध्वनि पहुंच रहा, दूसरा प्रकाश, इसलिए चमकीला शब्द गलत हो जाएगा। प्रकाश है जो ध्वनि से धीमा चलता है ना, गलत है। यहां चलता तेजी है, तो धीमा की बात कैसे होगा? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा। चलो यहां आ जाओ। हॉल की बात कही जा रही है कि किसकी बात कही जा रही है? हॉल की बात कही जा रही है। कौन से हॉल? देखिए, कॉन्सर्ट हॉल और या सिनेमा हॉल है। कोई भी जो वीडियो हॉल जब बनाया जाता है, सिनेमा हॉल जैसे स्थानों की छतें प्रायः वक्रीय बनाई जाती है। मतलब इस हिसाब से ये ऊपर का वक्रीय रहता है, ये छतें कैसा रहता? वक्रीय रहता। तो ये छत वक्रीय क्यों रहता, ये पूछा जा रहा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इमारत का आकार कम करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। हॉल को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर बनाने की बात नहीं, पुट्टी टाइल्स लगता, जबकि उसका ये नहीं बनता, वक्रित नहीं बनाया जाता। ध्वनि को प्रवर्तित होने से रोकने के लिए हो सकता है सही, पर चौथे ऑप्शन को पढ़ने के बाद ध्वनि को प्रवर्तित करना और हॉल के सभी भागों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए। देखिए, ध्वनि को प्रवर्तित होने से रोकने के लिए गलत हो गया। अगर प्रवर्तित करने की बात कहती
तो ऑप्शन डी भी परावर्तित करने की ही बात कर रही है, लेकिन ये रोकना शब्द लगा दिया, गलत हो गया। तो ध्वनि को परावर्तित करने और हॉल के सभी भागों तक ध्वनि पहुंचाने के लिए ऐसा बनाया जाता है वह सिनेमा घर को, ठीक है, उस सिनेमा घर को इसलिए बनाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगली प्रश्न पे आइए, क्या पूछा जा रहा, रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि स्टेथोस्कोप, जिसको हम सब आला कहते हैं, डॉक्टर देखते हैं चेक करता लगा के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है। मतलब जब वो धड़कन चेक, डॉक्टर ये जो आला रख ले रहते हैं स्टेथोस्कोप, देखते हैं यहाँ लगाता है और बच्चे के धड़कन या किसी भी बीमार व्यक्ति को धड़कन को सुनता है, तो आवाज उसकी कानों तक कैसे पहुंच रहा है, जो पूछा जा रहा। तो पहला ऑप्शन पढ़ो, ध्वनि बिना किसी परावर्तन के सीधे स्टेथोस्कोप से होकर गुजरता है। हो सकता है सही है, पर फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। स्टेथोस्कोप हृदय स्पंद की ध्वनि को प्रवर्धित करने के लिए विद्युत का उपयोग करता। देखिए विद्युत शब्द आ गया, गलत है भाई। ध्वनि छाती से वायु के माध्यम से डॉक्टर के कान तक पहुंचता, ये भी गलत बात है। अगर वायु के माध्यम से पहुंचता तो फिर स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं था। स्टेथोस्कोप में ध्वनि में बहुपरावर्तन द्वारा हृदय स्पंद की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। मतलब एक चौथा ऑप्शन रहा, एक पहला ऑप्शन रहा। देखिए ध्वनि बिना किसी परावर्तन के, इसी शब्द में समझो, अभी जस्ट इससे पहले वाला भी ऑप्शन था प्रवर्तन का विरोध कर रहा था, और यहां भी कह रहा बिना किसी परिवर्तन, मतलब बिना किसी प्रवर्तन के सीधे स्टेथोस्कोप। तो ये बिना किसी प्रवर्तन शब्द आने से ही गलत हुआ, क्योंकि वहां पे ध्वनि का बहुप्रवर्तन होता है, बार बार टकरा करके हृदय स्पंद डॉक्टर की कानों तक पहुंचता, क्योंकि उसमें स्टेथोस्कोप लगाए हुए होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन 4 हो गया। तो आप देख सकते हो ना, लेवल देख लो कि रट्टा मारने से स्पीडी वाले भूत गया। भाई जानकारी चाहिए एनसीईआरटी का, तभी जाके कंप्लीट होंगे आपके ग्रुप डी। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे आइए। क्या प्रश्न पूछा जा रहा, मेगाफोन, हॉर्न या स्टेथोस्कोप, जैसे अभी जस्ट स्टेथोस्कोप का दिया था, उसी के तरह हॉर्न भी कार्य करते हैं, उसी की तरह मेगाफोन भी कार्य करते हैं। किसके तरह, स्टेथोस्कोप के तरह। तो वे उपकरण हैं जिनका उपयोग ... के लिए किया जाता है। किसके लिए, ध्वनि के आयाम को नियंत्रित करने के लिए, तारत्व बदलने के लिए, ध्वनि का उत्पादन, संचरण और प्रवर्धन करने के लिए, या ध्वनि को अवरुद्ध करने के लिए। देखो अवरुद्ध शब्द ऐसे ही गलत हो गया, अवरुद्ध शब्द ऐसे ही क्या हो गए, गलत हो गए। अवरुद्ध गया, तारत्व बदलना मतलब आवाज पतला या मोटा निकलना में स्टेथोस्कोप का कोई प्रयोग नहीं, गलत हो गया। ध्वनि के आयाम को नियंत्रित करना, देखिए स्टेथोस्कोप में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। तो मेगाफोन है जो क्या करेगा, ध्वनि का उत्पादन करेगा। इसको समझना, बारी बारी से तीन कार्य दिए गए हैं। मेगाफोन का कार्य ध्वनि का उत्पादन हो गया, हॉर्न का काम है संचरण करना, और स्टेथोस्कोप का काम प्रवर्धन करना। इसलिए इस चारों ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन सी हमें लग रहा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आंसर क्या होंगे, सी होंगे। चलिए अगली प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े हॉल की छत को वक्राकार, जो कि अभी से जस्ट पहले पढ़े थे, बनाने का सही कारण है। देखिए ये जो प्रश्न लिए गए, ऐसा नहीं कि वीडियो को लंबा बनाने के लिए एक ही टाइप्स के प्रश्न को हम 2 बार दे दिए हैं, नहीं, यह अलग अलग शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे घुमा करके, इसीलिए ये प्रश्न दोबारा टाइप हुआ है। ठीक है, तो वही वाला सिनेमा घर का छत क्यों वर्गाकार बनाया जाता है कि छत के ऊपर अधिकांश भंडारण स्थान प्रदान करने के लिए, गलत बात। निर्माण लागत, पैसा को कम करने के लिए, गलत बात। हॉल की समग्र ऊंचाई को कम करने के लिए, ये भी गलत है। हॉल में ध्वनि को समान रूप से वितरित किया जाए, ये बात सही है। और अगर आपको ऐसा संदेह लगता है कि प्रश्न को हम रिपीट किए, तो ऑप्शन तो देख रहे हैं ना, चेंज है, हर जगह ऑप्शन क्या है, परिवर्तन है। इसीलिए क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन ऑप्शन परिवर्तन है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो गया। चलो आगे आओ, यहाँ क्या कहा जा रहा, छोटे कमरे में प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से ना सुनाई देने का मुख्य कारण क्या है। जैसे कमरा अगर छोटा होता है तो ध्वनि स्पष्ट रूप से क्यों नहीं सुनाई देता है,
ध्वनि की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, कुछ नहीं कर सकते। ध्वनि बहुत धीमी गति से यात्रा करती है, गलत बात है, क्योंकि बड़ा कमरा रहे या छोटा रहे, वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होगा तो होगा। कम दूरी पर ध्वनि की तीव्रता बहुत तेज से काम होती है। कम दूरी पर ध्वनि की तीव्रता, ऐसी कुछ बातें नहीं है। मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल बहुत छोटा होता है। देखिए, दो ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, हम फिर से ए नंबर पढ़ते हैं। ध्वनि की आवृत्ति बहुत अधिक होती है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, यहां कहा जा रहा छोटे कमरे में प्रतिध्वनि स्पष्ट। प्रतिध्वनि का मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर कोई यहां से कोई बजा बॉक्स और ये दीवारें हैं तो टकरा के वापस आना प्रतिध्वनि कहा जा रहा। और प्रतिध्वनि में आवृत्ति कम रहे या ज्यादा रहे उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये तीन ऑप्शन काटने के बाद स्पष्ट हो चुका है कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल बहुत छोटा होगा। रीजन, क्योंकि कमरा कैसा है, छोटा है। छोटे कमरे में अब इधर से हम बोले दीवार से गया, टकरा के वापस आ गया, तो स्पष्ट नहीं सुना जा सकता। इसका रीजन कि दोनों के बीच में समय अंतराल कम है, तो डी हमारा सही हो गया। अगले प्रश्न पे आइए। वर्गाकार दीवार और छत के साथ किसी हॉल का डिजाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वही सिनेमा घर वाली बात फिर से रिपीट कर रहा है। ध्वनि की चाल को कम करना, कभी नहीं। केवल मंच के पास ही ध्वनि का अपेक्षाकृत तेज करना, गलत बात है। हॉल को सुंदर की बात कहीं नहीं। एक समान ध्वनि वितरण सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि अब बहु परिवर्तन होंगे, परावर्तन होंगे, इसलिए सभी जगह ध्वनि का संचरण होगा। तो D4 देवसेना सही गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। उद्योग में मशीन के पुर्जों में, मतलब कोई फैक्ट्री में मशीन के पुर्जों में या पुलों जैसे धात्विक घटकों की संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। क्यों? मतलब यहाँ पे मुख्य फोकस रखना है, अल्ट्रासोनिक तरंग की बात कही जा रही है कि क्यों किया जाता है। तो धातु के घनत्व को परिवर्तित करने, देखिए घनत्व डेंसिटी घटाने और बढ़ाने का कार्य अल्ट्रासोनिक तरंग का नहीं है। अशुद्धियों को दूर करने हेतु धातु को गर्म करने में, देखिए ध्वनि कभी कोई भी धातु को गर्म वगैरह नहीं करता है। धातु की सतह को पॉलिश करने में या ब्लॉक के अंदर दरार, देखिए पॉलिश करने का कार्य भी नहीं करेगा, पॉलिश करने के लिए अलग से लगाना होगा। ब्लॉक के अंदर दरार और अनुप्रस्थ भ्रंश का पता लगाने के लिए, ये सही है, क्योंकि आज फर्स्ट प्रश्न में ही हम देखे थे कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग धातु के दरारों को पता लगाना, तो अनुप्रस्थ भ्रंश का पता लगाने में किया जाता है, इसलिए D4 देवसेना, D4 देवसेना सही आंसर डी। चलो आगे चलो, अगले प्रश्न पे आओ। क्या पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों में अल्ट्रासाउंड का उपयोग है? फटाक करो। धातु के ब्लॉक में दरार का पता लगाने में होता है। रेफ्रिजरेटर में ठंडा, नहीं यहाँ तो गैस का प्रयोग होगा जी, ये कहां से आ जाएंगे। वस्तुओं को वजन को हल्का बनाना, कोई बात नहीं। ठोस पदार्थ की ध्वनि को गति बढ़ाना, गलत बात है। ब्लॉकों को पता लगाने के लिए, तो ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। ध्वनि संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि ठोस की तुलना में गैस में अधिक तेजी से यात्रा करता, देखो गैस में ही अधिक कर दिया, गलत हो गया, जबकि ठोस में ज्यादा होता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये सही है। ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा करता है, गलत बात। ध्वनि वायु में अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, ये गलत है, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलता है। तो सही आंसर बी हो गए, सही आंसर बी हो गए। चलिए अगली प्रश्न की ओर चले, फिर से हॉल वाला ही है। कंसर्ट हॉल में वक्रीय छत का मुख्य कारण क्या है? संगीत को, आवाज को बढ़ाना, नहीं। समस्त ध्वनि को अवशोषित करना, नहीं, अवशोषित नहीं करेगा। ध्वनि को हॉल में प्रवेश करने से रोकना, ये भी गलत है। ध्वनि तरंग को हॉल के सभी भागों तक समान रूप से पहुंचाने एवं केंद्रित करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो D4 देवसेना, D4 देवसेना सही आंसर हो गए। अगली प्रश्न की ओर आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मनुष्य के लिए अवश्रव है? कौन सी आवृत्ति अवश्रव है? 50 HZ की ध्वनि, 25,000 HZ की ध्वनि, या 5,000 HZ की ध्वनि, या 2,000 HZ की ध्वनि? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सी ध्वनि
आवश्यक मनुष्य के लिए अवश्रव है। देखिए 20 से 20,000, 20 से 20,000 HZ की बीच की ध्वनि अवश्रव है। अब 50 HZ दिया है, 5,000 HZ दिया है, मनुष्य के लिए अवश्रव है। देखिए इसका सही आंसर 25,000 HZ लिए हैं। जब हम ध्वनि के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे तब वहां पे काफी अच्छा से एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 25,000 HZ। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अभिकथन दिया और कारण से संबंधित सही विकल्प को चुनना है। देखिए अभिकथन क्या कह रहा, वही हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल की छतें वक्रीय बनाई जाती है। बात तो सही है, वक्रीय बनाया जाता है, पर कारण क्या है? क्योंकि वक्रित छत्र के हॉल में ध्वनि को समान रूप से प्रसारित करने में सहायक होते हैं। सही बात है, अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। और कारण है जो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा, क्योंकि छत का जो हॉल होता है वह ध्वनि को समान रूप से वितरित करता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। बाकी इधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमें। अगली प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं पे फोकस करना। कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि वायु की तुलना में जल में तेज चलता। हाँ सही बात है, क्योंकि वायु गैस हो गए और जल द्रव हो गया, तो गैस से ज्यादा तेज द्रव में चलता है, तो ये कथन तो सही है। ध्वनि द्रव की तुलना में गैस में मंद चलता। देखो द्रव की तुलना में गैस में मंद चलता, बात ये भी सही है कि द्रव में ज्यादा चलता और गैस में कम चलता, तो ये भी सही है। ध्वनि निर्वात में भी चलता है, यही कथन गलत है और हमसे उत्तर गलत वाला ही पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। फिर भी डी पढ़ते हैं। ठोस पदार्थ में सबसे तेज चलता है, ये बात तो एकदम सही है, तो गलत कौन सा हो गया? ध्वनि निर्वात से होकर नहीं चलता, तो सी नंबर इसके गलत हो गए। चलिए अगली प्रश्न आइए। ध्वनि की चाल जो भी की गणना किन दो तरंगों के गुणधर्म के गुणों पर किया जाता है? अर्थात जब हमें ध्वनि की चाल को ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ध्वनि की चाल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या जानने की आवश्यकता होगी? तो उसके लिए हमें तरंगदैर्घ्य चाहिए और आवृत्ति चाहिए, क्योंकि चाल बराबर यही होंगे, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। और एक सूत्र ये आप दिमाग में बैठा लो, इसी पे न्यूमेरिकल आने वाला है आपको। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति होते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर चलिए। गर्म भोजन की गंध दूर तक पहुंच जाता, क्यों? जब गर्म भोजन देख रहे बगल में अगर मुर्गा उर्गा कोई भूंजते रह गया तो एकदम सुगंध आ जाता है, इसका कारण क्या है? तापमान भोजन के भार में वृद्धि कर देता। नहीं भाई, मुर्गा बढ़ा के 2 किलो कर देगा। प्रकाश ऊर्जा, सुगंध, प्रकाश ऊर्जा से सुगंध आएगा, ये तो ऐसे ही गलत है। कण निरंतर गतिमान रहते हैं, ये सही हो सकता है। कण निरंतर गतिमान रहते हैं, सही हो सकता है। ध्वनि तरंग भोजन की गंध को परिवहन करता, ध्वनि थोड़ू करता है। कण है जो निरंतर गतिमान रहते हैं, बस कण है जो निरंतर गतिमान रहते हैं, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएंगे सही। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाले पे फोकस करो। कंपन की आवृत्ति ध्वनि की पिच को निर्धारित करता है। अच्छा, उसके जो आवृत्ति होते हैं वह पिच को निर्धारित करता है। पहला ये कह रहा, कंपन वायु में संपीड़न और विरलन उत्पन्न करता है, ये बात तो सही है। कंपन का आयाम ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करता है। देखते हैं, ध्वनि अकंपित पिंडों द्वारा उत्पन्न की जाती है। देखिए अकंपित पिंड द्वारा नहीं उत्पन्न किया जाएगा, ये बात तय है, क्योंकि कंपन करना चाहिए। कंपित पिंड के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करता है, और गलत ऑप्शन ही पकड़ने के लिए दिया था, इसलिए बिना कंफ्यूज हुए, अर्थात ए और सी में बिना कंफ्यूज हुए हम इसका सही उत्तर जो गलत वाला पूछा था हमसे डी लगा सकते हैं। पर हमारी समझदारी इस बात की कहती है कि यहां बाकी ए और सी ऑप्शन पढ़ के जानकारी ले लें, क्योंकि जो आवृत्ति है वह पिच को निर्धारित करता है। आवृत्ति पिच को निर्धारित करता है और आयाम तीव्रता को निर्धारित करता है।
आवृत्ति पिच को निर्धारित करता है, आयाम तीव्रता को निर्धारित करता है। ठीक है, इसलिए इसको भी आप दिमाग में बैठा लो। फिर से आ गया स्टेथोस्कोप, हृदय स्पंद में ध्वनि डॉक्टर के कानों तक इसलिए पहुंचता क्योंकि ध्वनि तरंग विद्युत द्वारा, जैसे ही गलत हो गया, ध्वनि तरंग नली में क्रमिक अप्रवर्तन से गुजरता, ये भी गलत हो गया, अप्रवर्तन प्रावर्तन होंगे। ध्वनि संचरण नली के दीवार द्वारा अवशोषित हो जाता तो डॉक्टर के कान तक नहीं जाता। ध्वनि तरंग नली में होने वाले अनेकों प्रवर्तन को निर्धारित करता है, इसलिए इसका डी नंबर उत्तर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुरण को कम करने का सही तरीका है? कठोर कंक्रीट से फर्श, देखिए छत कैसनो बनाइए उससे मतलब नहीं है, संगमरमर दीवार पर रहेगा कोई फायदा नहीं। ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग करना, हाँ यही अनुरण को कम कर सकता है, क्योंकि अवशोषक सामग्री, जैसे कमरा अगर खाली होता तो देखते हैं ध्वनि काफी ज्यादा गूंजता है, और वही अनुरण को कम अगर करना तो उस कमरे में अगर बहुत सारी वस्तुएं जब रखा हो तो ऑटोमेटिक है कि उस जो वस्तु रखे होते हैं वह अवशोषक का कार्य करते हैं, इसलिए सी हमारा सही हो गया। फर्नीचर तर्नीचर हटाने से कोई फायदा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है? कहने की आवश्यकता नहीं है, लोहा ठोस है, ठोस में ज्यादा होता है, इसमें तो चलता ही नहीं है। ठोस से इससे कम द्रव में चलेंगे और द्रव से कम वायु में चलेगा, सबसे ज्यादा लोहा, लोहा ठोस हो गया। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। मेगाफोन या लाउड स्पीकर या कुछ संगीत वाद्य यंत्रों को एक ट्यूब के बाद एक शंक्वाकार छिद्र के साथ क्यों डिजाइन किए जाते हैं? ध्वनि को शांत रखने के लिए नहीं, तो फिर संगीत बजेगा कैसे? ध्वनि तरंग को अवशोषित करने के लिए, तब तो फिर आवाज कम जाएगा, ये भी गलत। ध्वनि तरंग को बिना फैलाए हुए अधिकांश श्रोता की ओर निर्देशित करने में सही हो सकता है, ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाने के लिए नहीं। देखिए ये ट्यूब और शंक्वाकार का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं छिद्र का, क्योंकि ध्वनि तरंग बिना फैले हुए अधिकांश श्रोता के कानों तक पहुंचे, अर्थात ध्वनि काफी दूर तक जाए, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सी सही हो गया। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही पर वार करो। ध्वनि अनुप्रस्थ होता है, नहीं, अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह अनुदैर्घ्य तरंग है, यही हमारा सही हो गया। फिर भी आगे देखते हैं गलत कहाँ है। निर्वात से गमन करता है, नहीं। ध्वनि वायु की अपेक्षा निर्वात में अधिक चलता, निर्वात में तो चलता ही नहीं है जी, इसलिए गलत हो गए। तो सही आंसर हमारे पास सी हो गया। ठीक है, सॉरी बी हो गए, बाहुबली। चलिए अगली प्रश्न। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। जब हवा का तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ते हैं। चलिए फिर से हॉल की बात कही गई। हॉल और कमरा में अनुरण को रोकना है तो तापमान में परिवर्तन नहीं, मृदु पदार्थ द्वारा ध्वनि का अवशोषण ये हो सकते हैं क्योंकि अवशोषित किया जाता है। ध्वनि तरंग का बंकन नहीं, कठोर पदार्थ से ध्वनि का बहुप्रवर्तन नहीं। अनुरण को कम करना है, कमरा में अवशोषित चीजों को लगाओ जो कम करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। न्यूमेरिकल शायद दिया, तरंगदैर्घ्य 0.5 मीटर, आवृत्ति इतना है, चाल तो हम पहले ही बोले थे कि तरंगदैर्घ्य को आवृत्ति से गुणा कर दो, चाल निकल जाएगा। इससे काट दिए, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 6 पचे 30, 4 34, 340 मीटर प्रति सेकेंड। जब ये सूत्र हम लिखे थे उसी समय हम ये बात आपको बोले थे। चलिए एक ध्वनि तरंग की चाल दिया हुआ, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ, आवृत्ति पूछ रहा। देखिए चाल बराबर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य अगुना आवृत्ति, यही होते हैं ना। तो इधर 320, ये इधर गुना में, इधर आ गया भागा में, दशमलव हट गया, ऊपर 10, यहाँ काट दीजिए, 8 चौके 32, 800 हर्टेज, 800 हर्टेज उसकी आवृत्ति निकल गई। यही एकमात्र सूत्र से पिछली बार बहुत सारा प्रश्न पूछा। अनुरण क्या है? तो वही चीज है ना, अनुरण जो
हम क्या बोल रहे थे कि कमरा में कोई वस्तु को रखेंगे तो जो ध्वनि को अवशोषित करेगा तो अनुरण कम जाता है। पर देखते हैं कि यहाँ पूछ रहा अनुरण क्या है। सभी दिशा में ध्वनि का प्रसार होना, ध्वनि के तारतम्य में परिवर्तन नहीं, वायु में ध्वनि ऊर्जा का ह्रास होना नहीं, ध्वनि तरंग के बहुपरावर्तन के कारण ध्वनि निर्बाध होता है, या सभी दिशा में ध्वनि का प्रसार। मतलब या तो पहला सही होगा या फिर डी सही होंगे, या तो पहला सही होगा या फिर डी सही होगा। पर सही कौन होंगे? तो वही चीज इसमें ध्वनि प्रसार होना सभी दिशा में नहीं। वो करता क्या है कि जब बहुत बार परावर्तन होता है जिसके कारण ध्वनि अच्छे से हमें सुनाई नहीं देता है, इसीलिए तो कमरा में जब वस्तुएं रखी होती है तो ध्वनि अवशोषित हो जाता है और उसका बहुपरावर्तन रुक जाता है, इसीलिए वह ध्वनि हमें क्या पड़ती है? सुनाई पड़ती है। तो इसका डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे फोकस करना है। प्रतिध्वनि के एकाधिक परावर्तन के कारण होता है, एक से अधिक बार परावर्तन होगा जिसके कारण प्रतिध्वनि होंगे, सही हो सकता है। पर नहीं पे फोकस है और हम आगे पढ़ लेते हैं, क्या पता काफी आसान भी मिल जाए हमें। अत्यधिक प्रतिध्वनि से भाषण में बाधा आ सकती है। हाँ आती है। प्रतिध्वनि की स्पष्टता में सुधार करने में मदद करता। प्रतिध्वनि ध्वनि की स्पष्टता में सुधार करने में मदद करता। देखते हैं आगे क्या है। कठोर दीवार वाले बड़े हॉल में प्रतिध्वनि होना आम बात है। देखिए ये तो बात सही है, दीवार वाले बड़े अगर हॉल है, कठोर है या नहीं है इससे मतलब नहीं, लेकिन बड़े हॉल है वहां पे प्रतिध्वनि होना आम बात है, तो ये चीज तो सही है। पर गलत वाला चुनना था। प्रतिध्वनि को एकाधिक प्रवर्तन के कारण होता है, अत्यधिक प्रतिध्वनि से भाषण में बाधा आ सकती है, ये भी सही है। प्रतिध्वनि की स्पष्टता में सुधार करने में मदद करता, ये गलत बात है। जब लगातार अगर प्रतिध्वनि आए और दीवालों से टकरा करके हमारी कानों तक पहुंचे, जैसे बंद कमरा या हॉल में अगर हम चिल्लाते हैं तो एक बार जब हलो बोलते हैं तो 3-4-5 बार हलो 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 होता है, तो क्या वहां हमारा ध्वनि सुधार हो रहा है कि और बेकार हो रहा? तो बेकार हो रहा है, इसीलिए गलत यही है। और आंसर हमसे गलत वाला ही पूछा है, इसीलिए आंसर इसका सी होगा। क्या होंगे? सी होगा। ठीक है, यहां एनसीईआरटी की बेसिक चाहिए तभी आप पकड़ पाओगे। यदि किसी तरंग की चाल दिया है, तरंग धैर्य दिया है, तो जाहिर सी बात है आवृत्ति पूछेगा। अब इस तरफ चलो यहीं काटापीटी कर देते हैं। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 303 खत्म, 4 इधर आ जाएगा, गुना हो जाएंगे तो आंसर 400 हो जाएगा, 400 HZ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो गया। निम्नलिखित में से आवृत्ति और आवर्त काल में सही युग्म। देखिए एक बात जान लीजिए, 1 HZ आवृत्ति है जो 1 सेकंड के बराबर होता है। अब इसमें सही संबंध पूछना, तो 1 HZ 2 सेकंड के बराबर नहीं। अब अगर ये 2 HZ होता, ये कितने HZ होता? 2 HZ होता, तो क्या ध्वनि 0.2 सेकंड होते? तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको 2 HZ करेंगे तो 2 HZ बराबर 2 सेकंड होना चाहिए। 10 HZ में 0.1 सेकंड लेगा। देखिए 1 HZ बराबर कितना हम बोल रहे हैं? 1 सेकंड। 1 HZ बराबर 1 सेकंड। 1 HZ बराबर ध्वनि कितना ले रहा? 1 सेकंड ले रहा है। ठीक है, 1 HZ बराबर 1 सेकंड ले रहे हैं, तो 2 HZ बराबर 0.2 सेकंड तो नहीं लेगा, 2 सेकंड ले लेगा। 2 HZ क्योंकि इधर भी 2 से गुना, उधर भी 2 से। अच्छा 10 HZ, तो इसको अगर हम, अच्छा वैसे आवृत्ति और आवर्त काल में जस्ट अपोजिट होता है। अगर इधर हम गौर से सुनिएगा, देखिए हम इसका भी उत्तर आपको लाके बता देते हैं। 1 HZ बराबर इतना हो गया ना, अगर हम 2 इधर गुना कर रहे हैं आवृत्ति, तो आवर्त काल में 2 से भागा देंगे, अर्थात 2 HZ में जो ध्वनि हमारा 0.5 सेकंड लेगा। उसी प्रकार 10 HZ है, तो अगर
अगर हम जानते हैं 1 hz बराबर 1 सेकेंड, और अगर हम इधर 10 से गुणा कर रहे हैं तो इधर 10 से भागा देना होगा। तो 10 hz में जो 1/10 सेकेंड का जो मान होगा वह 0.1 सेकेंड होंगे। अर्थात ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। यहां देखिए, अगर यही चीज 5 hz का अगर बात पूछता, 5 hz, तो 1/5 सेकेंड इसका आंसर आता। तो आंसर यहां हमारा सी हो रहा कि 10 hz बराबर 0.1 सेकेंड, क्योंकि आवृत्ति आवर्तकाल के जस्ट अपोजिट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंपन करने वाले पिंड द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने का उदाहरण है? एक चलती हुई कार क्या कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करता है? आगे देख लेते हैं। बिना आवाज के दोलन करता हुआ, देखिए जब आवाज नहीं है तो वो कंपन तो कर ही नहीं रहा। एक निनाद करता हुआ स्वरित द्विभुज, एक स्थिर पंखा, देखिए स्थिर पंखा में भी कंपन नहीं है, तो कंपन कर कहां रहा है? एक चलती हुई कार। जब कार अगर चल रही है तो कंपन करती है, तभी तो आवाज उत्पन्न करता है। इसलिए ऑप्शन ए हमें सटीक लगा, तो ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से डिवाइस ध्वनि तरंग के बहुप्रवर्तन का सिद्धांत है? बहुते बार प्रवर्तन करता। भाई पढ़ना क्या है जी? स्टेथोस्कोप, वही जो डॉक्टर आला लगाते हैं, वही बहुप्रवर्तन का उदाहरण है, तो स्टेथोस्कोप हो गया। चलिए यहां आ जाइए। 250 hz में आवर्तकाल पूछा। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं 1 hz बराबर 1 सेकेंड, तो अगर इधर 250 से तुम क्या करते हो? गुणा करते हो, तो इधर 250 से तुमको भागा देना होगा, और 250 से जब भागा दोगे तो 0.04 इतना सेकेंड इसका आएगा। ठीक है, 1/250 का मतलब 0.004 सेकेंड आएंगे। यहां आ जाइए, फिर से क्या पूछ रहा? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि एवं इसकी प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? 1/10 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, और 1/10 का मतलब 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। चलिए, यदि ध्वनि तरंग काल अवधि टी है तो 1/t किसको दर्शाता है? भाई इसकी अवधि अगर है तो इसकी आवृत्ति टी, 1/t काल अवधि अर्थात समय है जो जस्ट किसके अपोजिट होते हैं? टी है जो किसके अपोजिट होते हैं, तो टी है जो किसके अपोजिट, सही तो लगा है, आवृत्ति के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? यदि किसी कंपनशील वस्तु की आवृत्ति 50 hz, तो हम बार बार बोल रहे हैं 1 hz बराबर 1 सेकेंड। अगर इधर तुम 50 से इधर भी गुणा करते हो तो इधर 50 से भागा दो, तो 1/50 का मतलब क्या हो गया? 1/50 का मतलब क्या हो गया? वैसे 1/5, 1/50 का मतलब, अरे करो ना यार, 0 पॉइंट क्या आएंगे? इसको देखिए, 0 दे दिए, दशमलव दे दिए, 10 हो गया, एक और 0 देंगे, एक और होगा, 5 दूना 10, 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो सी हमारा सही हो गया। चलो आगे करो। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? निम्न तारत्व का अर्थ होता है उच्च आवृत्ति। उच्च तारत्व का अर्थ होता है उच्च आवृत्ति। तारत्व का आवृत्ति से कोई संबंध नहीं है। उच्च तारत्व का अर्थ होता है निम्न आवृत्ति। मतलब आवृत्ति और तारत्व में क्या संबंध है? आवृत्ति और तारत्व में क्या संबंध है? देखिए संबंध सिंपल है, आवृत्ति पर ही तारत्व निर्भर करता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी तारत्व ज्यादा होगा। अगर निम्न तारत्व है तो आवृत्ति भी कैसा है? निम्न ही होगा। ठीक है, उच्च तारत्व है तो आवृत्ति भी क्या होंगे? उच्च होंगे। सही, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली सही है। चलिए अगले प्रश्न, श्रोता का कंपन
शीघ्रता से होने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब अगर कंपन एकदम शीघ्र हो रहा है तो ध्वनि संपीड़न और विरलन उत्पन्न करना बंद कर देगा। गलत बात है भाई। कंपन अगर शीघ्र हो रहा है तुरंत तुरंत तो और ज्यादा होगा। आवृत्ति और तारत्व अधिक हो जाते हैं। देखते हैं, आवृत्ति और तारत्व कम हो जाता है। तारत्व वही रहते हैं लेकिन प्रबलता कम हो जाती है। तारत्व वही रहते हैं लेकिन प्रबलता कम हो जाती है। तो देखिए, इसमें अगर हम कंपन शीघ्र अगर कर रहे हैं ना, कंपन शीघ्र कर रहे हैं तो दोनों बढ़ा दो, दोनों बढ़ा दो। आवृत्ति भी बढ़ेगा, तारत्व भी बढ़ेंगे। दोनों अगर बढ़ा दो तभी जाके इसका आंसर सही होगा। तभी जाके इसका आंसर क्या होंगे? सही होंगे। दोनों बढ़ा दीजिए, आवृत्ति और तारत्व दोनों अधिक होते हैं। तो इसलिए B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। जटिल आकृति वाले वस्तुओं के निर्मलन के लिए अल्ट्रासाउंड को क्यों वरीयता दी जाती है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। द्रव में इसकी चाल, भाई द्रव में अल्ट्रासाउंड नहीं होता। उच्च आवृत्ति से धूलकण को विस्थापित कर देता है। सही है, उच्च आवृत्ति से धूलकण को क्या, क्योंकि जटिल आकृति के बनल है इसीलिए उच्च आवृत्ति के कारण धूलकण को विस्थापित कर देगा, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 1/10 सेकेंड अर्थात 0.1 सेकेंड के प्रतिध्वनि के बीच होना चाहिए। यह प्रश्न वही कह रहा था। चलिए, जब किसी ध्वनि स्रोत के कंपन की आवृत्ति में वृद्धि होती है तो आवृत्ति वृद्धि हो रहा है, आवृत्ति में वृद्धि तो उच्च तारत्व, आवृत्ति में वृद्धि तो उच्च तारत्व होंगे, आवृत्ति वृद्धि उच्च तारत्व होंगे। क्योंकि अभी हम पीछे बताए हैं कि अगर आवृत्ति क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसका तारत्व भी क्या होगा? उच्च होगा। तारत्व भी क्या होंगे? उच्च होंगे। चलो अगले प्रश्न, इसका आंसर कमेंट करो। 100 प्रश्न तक जाना है प्रभु। क्या कहा जा रहा है? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए वही 1/10 सेकेंड अर्थात 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। चलिए, ध्वनि तरंग में, ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया? प्रकाश दोलन, भाई प्रकाश ध्वनि में क्या करेगा? यह तरंग संचरण में लंबवत दोलन करता है। देखते हैं, यह माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। माध्यम के कण की गति द्वारा अभिलक्षित होते हैं। ये तरंग संचरण के लंबवत दोलन करता है। इसी दोनों में सोचो, यही दोनों में सोचो कि क्या आंसर होगा। यही दोनों में सोचिए फटाक से। देखिए, यह लंबवत कंपन नहीं करता, अनुप्रस्थ तरंग लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलता है ना, लंबवत कंपन करता है, ये नहीं करता। इसीलिए ये माध्यम के कण के गति द्वारा अभिलक्षित होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। वही सूत्र लगाना, ध्वनि की चाल देल है और इसमें क्या दिया हुआ, 8 सेकेंड अपनी प्रतिध्वनि को सुनाई देता है। कितने सेकेंड के बाद? तो लकड़ी में खड़ी चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें टी दिया हुआ है 8 सेकेंड, चाल दिया हुआ है 320 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, दूरी बराबर वैसे भी जानते हैं, चाल गुना समय। तो 0, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 3 24 1 25, 2560 मीटर दूरी पर है। लेकिन ये आने और जाने दोनों का क्रम होता है। जैसे यहां से अगर कोई प्रतिध्वनि निकला और ये इस दीवार से टकराया तो गया और आया, इसलिए ये दोनों दूरी होते हैं। सिर्फ एक तरफ की दूरी निकालने के लिए 2560 को 2 से भागा देना होगा। 12 दूना 24, 8 दूना 16 अर्थात 1280 मीटर की दूरी है। 1280 मीटर की क्या है? दूरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आओ। क्या कहा जा रहा? 1 2 3 कॉलम करके दिया हुआ, इसमें से सही चुनना है। देखिए, प्रबल ध्वनि का आयाम मृदु ध्वनि की तुलना में कम होता है। देखते हैं, प्रबल ध्वनि में मृदु ध्वनि की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। देखते हैं, तीसरा कह रहा, ध्वनि तरंग की प्रबलता ध्वनि के प्रति कान को संवेदनशील की काम करता है, संवेदनशील की काम करता है। तो देखते हैं कि इसका आंसर कौन सही होता है। देखिए, फिर से हम पढ़ते हैं। प्रबल ध्वनि का जो आयाम है
वह मृदु ध्वनि की तुलना में कम नहीं ज्यादा होता है, कम नहीं ज्यादा होता है। इसलिए पहला गया, तो पहला इसके साथ है, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। प्रबल ध्वनि मृदु ध्वनि की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, बात सही है, इसलिए दो सही है। तो ये तो 3 वाला चला गया, जब 2 सही है तो ये भी सही होंगे, जब 2 सही है तो ये भी सही होगा, तीसरा भी सही है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के प्रति कान को संवेदनशील बनाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। एक आदमी में तारत्व बच्चों के तारत्व से क्या होता है? देखिए समान तो होता नहीं है, क्योंकि बच्चों का आवाज पतला होता है, बच्चों का आवाज कैसा होता है? पतला होता है। इसीलिए एक आदमी में जो तारत्व है बच्चों के तारत्व से निम्न होते हैं, क्योंकि तारत्व बच्चे में ज्यादा होता है इसलिए आवाज पतला होता है, तो निम्न स्तर होते हैं आदमी में। तो सही आंसर बी, सही आंसर बी हो गया। चलिए आगे चले। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति इतना hz दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य उसकी चाल पूछ रहा, तो जानते क्या है जी, आवृत्ति को तरंगदैर्घ्य से गुना कर दो, ये 10 हो गया, इसे खत्म, 16 दूना 32, 16 दूना 320 मीटर प्रति सेकंड, 320 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में किस ध्वनि की तारत्व सबसे कम होगी? भाई जिसका तारत्व कम की बात पूछ रहा है, तो आवृत्ति जिसका कम होगा तारत्व उसकी क्या होनी चाहिए? कम होगा। तो 272 में आप खुद देख लीजिए, आवृत्ति 350 है, 1500 ज्यादा है, 100, इसमें सबसे कम आवृत्ति किसका है? एक आदमी की गंभीर आवाज, इसलिए जिसका आवृत्ति कम उसका तारत्व भी कम, ठीक है। एक हॉल वाली फिर से बात पूछी गई है, प्रतिध्वनि पूरी तरह रोक देना, नहीं। हवा में ध्वनि की गति को कम करना, नहीं। ध्वनि को सभी दिशा में समान रूप से परिवर्तित करना हो सकता है, ध्वनि अवशोषित नहीं, इसलिए सही सी। अगले प्रश्न, 100 hz वाली ध्वनि की तुलना में 50 hz वाली ध्वनि से की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिच वही तारत्व की तुलना नहीं की जा सकती, की जा सकती है, ऐसे क्यों नहीं किया जाएगा? दोनों का पिच समान रहेगा, गलत बात है। जिसका 100 hz वाली ध्वनि का पिच उच्च होगा, नहीं। जिसका आवृत्ति ज्यादा है उसका पिच उच्च होगा, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी पिच ज्यादा। यदि वायु में ध्वनि की चाल इतना है 344 मीटर प्रति सेकंड, एक पर्यवेक्षक को स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी की आवश्यकता होगी? स्पष्ट ध्वनि सुनना है, ध्वनि की चाल दिया है पर्यवेक्षक को, स्पष्ट ध्वनि, तो कम से कम इसका जो टाइमिंग होना चाहिए वो 1/10 सेकेंड होना चाहिए, अर्थात इसके लिए टाइम 0.1 सेकेंड होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो दूरी बराबर चाल गुना समय 0.1 सेकेंड, अर्थात ये 10, अर्थात 34.4 मीटर आने और जाने दोनों की दूरी है। लेकिन सिर्फ अगर दूरी की बात कही जाए तो इसको 2 से जब भागा देंगे 17.2 मीटर की अगर दूरी पर वह होगा तो ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकता है, ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकता है, ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। और टोटल प्रश्न हमारे पास 29 तक जाना है, इसलिए हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। 2429 तक चलना है हमें, अतः 30 दूना 60, मतलब मिला जुला के 30 से 35 प्रश्न और हैं। और वीडियो का अभी टाइमिंग क्या हुआ? 53 मिनट के आसपास, इसलिए हिम्मत मत हारो। 30 प्रश्न के लगभग और हैं, ध्वनि को जड़ से उखाड़ दो। प्रश्न तुम देख रहे हो, हम बार बार बोल रहे हैं, एनसीईआरटी का ज्ञान आपको होनी चाहिए, तभी जा करके आपके कंप्लीट होंगे। इसलिए इत्मीनान से जैसे चल रहे हैं चलते रहिए, 29 तक पहुंच जाएंगे, बेड़ा खत्म। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति दिया गया है, अब स्पीड थोड़ा चलेंगे तो समय कितना लेगा? भाई आवृत्ति
जो समय के जस्ट अपोजिट होते हैं, और इसको हम भागा दे के पहले ही जानते, कुछ तो प्रैक्टिस करके रट लीजिए। 0.004 सेकेंड, 0.004 सेकेंड, नेट पोछवा की तरह भागा देते रहिएगा, एग्जाम में समय कम मिलता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर? अपवर्तन नहीं जी, बहुत बार प्रवर्तन, सही बात है। विक्षेपण नहीं जी, विवर्तन नहीं जी, तो फिर तो बहुप्रवर्तन है ये, बहुप्रवर्तन है ये। कुछ तो फायदा हो जाना चाहिए। जो लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, हम कर रहे हैं तो हमें कुछ तो फायदा होना चाहिए। अब सर्वध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? तो जिसकी आवृत्ति 20 Hz से क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे अब सर्वध्वनि कहते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएंगे सही। चलिए, ध्वनि तरंग माध्यम के कण निरंतरण घूर्णन करता, तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करती है। लंबन तो नहीं करती है, कंपन नहीं करती, गलत बात है। तरंग संचरण की दिशा में कंपन करती है, ये घुमा फिमा के कंपन नहीं करता, तरंग संचरण की दिशा में कंपन करता है। D4 देवसेना। फिर से स्टेथोस्कोप ही आया है, बिना पढ़े ऑप्शन पे आओ। अपवर्तन ध्वनि में होता ही नहीं है। हाँ, बहुत बार प्रवर्तन होते हैं, हो सकता है। अंतर्वेक्ष नहीं, विवर्तन नहीं, तो डायरेक्ट बी स्टेथोस्कोप वाला प्रश्न है जो हम पीछे किए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वो देखो, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है, तेज ध्वनि का आयाम अधिक होती है। प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रबलता देखो, प्रबलता ध्वनि तेज जाएगा या स्लो जाएगा, यह आवृत्ति पर निर्भर करती है या नहीं, ये हमको बताओ। ये आवृत्ति पर निर्भर करती है या नहीं? देखिए, प्रबलता ध्वनि तेज है, यह आयाम पर निर्भर करता है। किसके ऊपर करता? आयाम पर, ना कि आवृत्ति पर। आवृत्ति के कारण ध्वनि पतला होगा या मोटा, वो पिच की बात कही जा रही है। गलत वाला पूछा है, गलत यही है आंसर हमारा। D4 देवसेना। प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। यहां क्या पूछा जा रहा? आवृत्ति और आवर्तकाल। तो भाई V बराबर 1/T, V बराबर 1/T, अर्थात VT बराबर 1। कहाँ है? VT बराबर 1। D4 देवसेना, D4 देवसेना, D4 देवसेना। ठीक है, आगे चलो, लगा दो जोर। क्या कहा जा रहा? किसी दी गई तरंग के लिए यदि गति को 3 गुना कर दिया जाए और तरंग दैर्घ्य भी 3 गुनी हो जाएगी, तो आवृत्ति क्या रहेगा? अब यहां देखो, ये चाल है, ये चाल है, पहले x है, अब इसको 3x कर दो और तरंग दैर्घ्य को भी 3 गुना कर दो, तो भाई ये तरंग दैर्घ्य है और यहाँ आवृत्ति है। तो ये देखिए, जब ये 3 गुना हो गया, इधर भी 3 से गुना करिए दिए, तो आवृत्ति पर कोई इफेक्टेड नहीं, आवृत्ति वही रहेगा। 1/3 हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे, 9 गुना, ये सब कुछ नहीं होगा, समान रहेगा आवृत्ति। ठीक है, प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। देखिए, 10 मीटर की दूरी पर एक दीवार, 100 मीटर की दूरी पर एक चट्टान, 30 मीटर की दूरी पर एक ऊंची इमारत, 50 मीटर की दूरी पर एक पर्वत। देखिए, प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी की आवश्यकता होगी। तो ये 10 मीटर दूरी पर ही है, तो इसलिए ये प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। वही क्या है? अभिकथन। ध्वनि तरंग अयांत्रिक तरंग होते हैं, नहीं, हम कहते हैं ध्वनि यांत्रिक तरंग होता है। अभिकथन ऐसे ही गलत हो गया। कारण क्या कह रहा? ध्वनि तरंग के संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, कारण सही है। अभिकथन असत्य है, अभिकथन सत्य है, गलत बात, दोनों असत्य है, ये भी गलत। अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलिए, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए और उसके चाल को स्थिर रखना है, तो तरंग दैर्घ्य को भाई घटा दो, आवृत्ति को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। आवृत्ति को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। सूत्र याद करो, सूत्र याद करो, अगर सूत्र याद आ जाता है तो इसका उत्तर तुम ढूंढ लोगे, इसका उत्तर तुम क्या कर लोगे? ढूंढ लोगे। चाल, देखिए, चाल बराबर आवृत्ति गुना
तरंग धैर्य। अब बताओ चाल को अस्थिर रखना है। अगर तरंग धैर्य को आवृत्ति को अगर तुम बढ़ाए हो तो तरंग धैर्य को क्या कर दो, घटा दो, तभी ना नहीं कुछ बदलेगा चाल। क्योंकि आवृत्ति को तुम अगर बढ़ाए हो तो तरंग धैर्य को क्या करो, घटा दो। चलिए घिसा पीटा प्रश्न वही होगा, 50 HZ। 1 HZ बराबर 1 सेकेंड। 50 से इधर गुना कर रहे हो, इधर भागा दो, इसको काट चुके हैं, 0.02 सेकेंड आ चुका था। चलिए यहां फिर से आइए, क्या कहा जा रहा, कथन सत्य नहीं है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये बात सही है, जब माध्यम की तापमान बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगा। ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल गैस अवस्था में ध्वनि की चाल से अधिक होता है, तो गैस से अधिक ठोस में होता है, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल कम हो जाती है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। चौथा क्या कह रहा, ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों से स्वतंत्र होता है जिससे वह होकर गुजरता नहीं, स्वतंत्र नहीं होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये भी गलत है कि ध्वनि चल कहाँ रहा है, ठोस में कि द्रव में कि गैस में। तो गलती वाला पूछा था, यहाँ फोकस करो, सत्य नहीं है। तो तीसरा और चौथा कहाँ है, ये रहा तीसरा और चौथा जो सत्य नहीं है। चलिए अनुदैर्घ्य तरंग कण की गति यादृच्छिक वृत्तीय कभी नहीं, तरंग की गति के लंबवत नहीं, तरंग की दिशा के समानांतर हो सकती है। D4 देवसेना, D4 देवसेना। अपना भी विचार तुम रखो कि क्या हो सकता है, तो सही है D4 देवसेना, D4 देवसेना। चलिए 20 को तो और प्रश्न रहा जी। स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत सबको पता है। स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत कहाँ चला गया, कहाँ चले गए, आगे चले निकल गए। स्टेथोस्कोप भाई क्यों भाग रहे हो, हाँ ये रहा स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत। ध्वनि में केवल विद्युत संकेत, गलत बात। ध्वनि के प्रवर्तन हो सकते हैं, उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि का अवशोषण, ये भी गलत। अवलोकन के लिए ध्वनि प्रकाश प्रकाश, उसमें ध्वनि में कोई मतलब नहीं। ध्वनि के प्रवर्तन हो या बहुप्रवर्तन हो, आंसर बी। चलिए अभी कथन पढ़ो, क्या कह रहा, ए कह रहा ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, भाई गलत है, अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्घ्य है। ध्वनि तरंग को उनके प्रसार के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, आर सही है, ए गलत है, अर्थात अभिकथन गलत है। ये दोनों असत नहीं है, अभिकथन असत है, कारण सत्य है, ये B4 बाहुबली। ध्वनि की प्रबलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए प्रबल जो ध्वनि है उसमें आवृत्ति की बात तो अगर कहे तो आप काट दो, आवृत्ति काट दो। कौन से कथन सत्य है ये पूछा जा रहा, कौन से कथन सत्य है ये पूछा जा रहा, ठीक है। प्रबलता हमेशा आयाम पर निर्भर करती है, ये दिमाग में बैठाओ। प्रबलता हमेशा आयाम पर निर्भर करती है, ना कि तरंग दैर्घ्य पर और ना गति के कण पर। तो प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, सी सही हो गया। उच्च पिच और निम्न पिच की ध्वनि में क्रम से, देखिए उच्च पिच है उच्च आवृत्ति, उच्च पिच में उच्च आवृत्ति, यहां निम्न है, गलत है, उच्च आवृत्ति, और निम्न पिच में निम्न आवृत्ति, D4 देवसेना। हवा में ध्वनि संचरण अनुदैर्घ्य होता है क्योंकि कण की संचरण की दिशा में गति करती है, अनियमित रूप से गति करता है। वायु के अणु कंपन नहीं करते हैं, गलत है, कंपन नहीं करता तो होता ही नहीं। लंबवत भी नहीं होते हैं, अर्थात कण के संचरण की दिशा में करता है, इसीलिए ए। चलिए डॉट 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 होने पर तारे अधिक स्पष्ट रूप से टिमटिमाते हैं। अब क्यों टिमटिमाता है, तारों के क्षितिज के पास होने पर नहीं, देखिए क्षितिज जब होगा तो दूरी ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। चांद के चमकीला होने पर, देखते हैं तारों को उनके शिरोबिंदु पर होना, आसमान बादल से घिरा होना, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। क्षितिज के पास होगा, ज्यादा दूरी होंगे, नहीं चमकीला होगा। तारों के उनके शिरोबिंदु पर होना, तारों के उनके मतलब अधिक ऊंचाई पर होना, यह भी गलत बात। चांद की रात में वैसे भी तारे चमकीले नजर आते हैं, तो B4 बाहुबली।
मेगाफोन लाउड स्पीकर या शहनाई में किस हेतु डिजाइन किए जाते हैं? ध्वनि तरंग को सभी दिशा में समान रूप से फैलाने के लिए, ध्वनि तरंग की तीव्रता को कम करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंग को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए हो सकते हैं सही। विद्युत संकेत वाला गलत है। ध्वनि तरंग को सभी दिशा में समान रूप से फैलाना, ध्वनि तरंग को एक विशेष दिशा में केंद्रित करना, ये ज्यादा सटीक हमें लग रहा है, तभी तो ज्यादा दूरी तक जा पाएगा। तो सी सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्वनि की प्रबलता, जाहिर सी बात है आयाम है जो प्रबलता पर निर्भर है, तो आयाम हो जाएंगे। बड़े हॉल में वही चीज, परावर्तन का क्या प्रभाव होता है? यह ध्वनि को उष्मा ध्वनि नहीं बदलेगा, एक समान वितरण में मदद करता है, ये सही हो सकते हैं। यह सभी प्रतिध्वनि को समाप्त कर देता है, ये भी गलत हो सकते हैं। यह ध्वनि प्रसार के अवरुद्ध, ये भी गलत हो सकता है। तो वही चीज परावर्तन का कारण ध्वनि को एक समान वितरण में क्या करता है? पूरे वीडियो हॉल या कमरा में फैलाता है। चलिए, मरीज के दिल की धड़कन, वही स्टेथोस्कोप की बात पूछी जा रही है। विद्युत संकेत आया, काट दो। ध्वनि तरंग के अपवर्तन नहीं होता, बिना प्रवर्तन के प्रत्यक्ष संचरण, ये भी गलत है। बहुप्रवर्तन होता है, स्टेथोस्कोप में बहुप्रवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? किसको? आयाम को। किसको? आयाम को। दो कर्मागत शिखर की बीच की दूरी को, दो कर्मागत शिखर की बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, गलत बात है। कणों की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं, वह चाल जिससे तरंग गमन करता है। प्रति सेकंड, देखिए प्रति सेकंड कंपन की संख्या को क्या कहा जाता? प्रति सेकंड कंपन की संख्या को, प्रति सेकंड कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो फिर पूछा क्या है? आयाम किसको कहते हैं? आयाम किसको कहते हैं? आयाम किसको कहते हैं? तो अच्छा, कण अपनी माध्य स्थिति में सबसे अधिकतम विस्थापित को आयाम कहा जाता है। कण अपने माध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। लेवल को थोड़ा हार्ड करेगा इस तरफ, इसलिए ज्यादा सोचना है। एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? क्या करा? एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति के एक तेज ध्वनि है, मतलब आवृत्ति को समान रखा जाए, लेकिन मृदु ध्वनि एक है, दूसरा तेज ध्वनि है। इन दोनों की क्या विशेषताएं होगी? इन दोनों की क्या विशेषताएं होगी? अब ये सोचो, विशेषता इसकी क्या होगी? तो देखिए, विशेषता यही होगा कि इसके पास अधिक आयाम होगा। आयाम क्या होंगे? अधिक होंगे, आयाम अधिक होगा। चलिए, एक लड़की ने एक चट्टान के पास ताली बजाया और 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। भाई दूरी निकाल लो, 4 गुना समय, और अगर चट्टान से दूरी पूछ रहा तो 2 से भागा दे दो। और भागा इसलिए जो सबको पता है, क्योंकि प्रतिध्वनि आएंगे और जाएंगे, इसीलिए दूरी एक ही तरफ का लेना है। 33 kHz और 330 मीटर सेकेंड, इसका तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। बाहर निकाल लो ना, तरंगदैर्घ्य यही पूछ रहा ना। 330 में 33 से भागा दे दो, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति गुना ही तो होता है, तो 10 क्या होने चाहिए? 10 मीटर। क्या नहीं दिया है क्या? 10 मीटर। 10 मीटर। 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न, 41 के सी 0.01, यहाँ kHz में, इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में है, किलो HZ में, तो 1000 अर्थात 10 और 10 kHz ही आया, HZ ही आया, पर बदलेंगे तो इसको 1000 से भागा दे दो, 1 0 से 1 0 खत्म, 0.01 मीटर। ठीक है, चलिए 10 गो तो अब प्रश्न ही रहा है जी। तरंगदैर्घ्य इतना दिया है, उसकी चाल इतना है, तो आवृत्ति ज्ञात करें। भाई जो इसकी चाल दिया है 3 गुना 10 पर पावर 8 में 660 nm से 600 nm से काटो,
बाद में देखो डिजिट को बाद में तुम चेंज करते रहना, ये एनएम में दिया है वो मीटर प्रति सेकंड में है। वैसे तुम मोटा मोटी ये देखो कि ये 1/2 हो गया तो ये 200 हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो घट गया तो जाहिर सी बात है कि ऊपर 10 पर पावर 6 आ जाएंगे और 2 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएंगे नीचे। अब इसको हम 10 गुना 10 पर पावर 5 और गुना 2 तो 2 पचे 10, अर्थात 5 के गुणज में होंगे और 5 के गुणज में एक ही है, 5 के गुणज में एक ही है, मात्र सी नंबर। तो 40 का सी, 40 का सी होना चाहिए और 40 का सी है भी, ठीक है। तो थोड़ा इजी टू हार्ड की ओर जब चल रहे हैं तो कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा। कच्छ तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल लगभग इतना है, जल से गुजरने पर इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए हवा में इतना तो जल में बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, घट जाएगा? नहीं, बढ़ जाएगा, क्योंकि वायु से द्रव में ज्यादा होंगे तो बढ़ जाएगा। चलिए, किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि में मृदु होने का क्या कारण है? कंपन का आयाम छोटा हो जाता, कंपन की आवृत्ति, आवृत्ति तो होगा नहीं, यहाँ क्या कर जा, मृदु होने का क्या कारण है? मृदु होने का कारण क्या है? मृदु क्यों हो जाते हैं? तो मृदु होने का कारण है कि इसका आयाम है जो छोटा हो जाता है, आयाम है जो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहां देख लो, क्या जब कोई कंपयमान वस्तु पश्चिगामी गति करता है तो बनने वाले निम्न दाब क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं? जो निम्न दाब क्षेत्र बनता है, उच्च दाब को संघनन, निम्न दाब को विरलन, निम्न दाब को विरलन, उच्च दाब को संघनन। 340 मीटर प्रति सेकंड है, यदि 17 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिध्वनि वही चीज, देखिए लगभग वही बात कही जा रही है, 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड, 0.1 सेकंड। क्यों पढ़ो, गौर से पढ़ो। वैसे भी हवा में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होता ही है, प्रतिध्वनि न्यूनतम 17 मीटर होना चाहिए, तो 1/10 सेकंड में तो सुनाई देता ही देता है, तो 1/10 सेकंड में सुनाई दे रहा, अर्थात 0.1 सेकंड। डायरेक्ट भी कुछ बुद्धि लगा लिया करो। क्या कहा जा रहा, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? तरंग से गुजरने पर कण पूरी तरह स्थिर रहता है, कण अपनी विराम स्थिति के चारों ओर वृत्ताकार, की बात गलत है, कण अपने विराम स्थिति से इधर उधर आगे पीछे दोलन करता हो सकता है, कण अपनी माध्य स्थिति, बीच वाली स्थिति से इधर उधर ऊपर नीचे दोलन करता नहीं, ऊपर नीचे नहीं करता, इधर उधर आगे पीछे दोलन करता है, ये सही है। पूरी तरह स्थिर भी नहीं रहेगा, अगर स्थिर रहेगा तो गमन ही नहीं करेगा, तो सी नंबर सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है? मेडिकल इमेजिंग करना है, बच्चों की जांच करना, साफ सफाई करना भी होता है, दरार का पता भी लगाया जाता है, पर नियमित श्रवण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं वाला पूछा है, D4 देवसेना। एकल आवृत्ति और कई आवृत्ति के मिश्रण की ध्वनि को क्रमशः क्या कहते हैं? स्वर, नोट, स्वर, रब स्वर, रब स्वर या नोट स्वर, मतलब पिच और स्वर बोला जाता है, वैसे यहाँ नोट का प्रयोग किया गया। 33 का पहला स्वर और नोट दिया, क्या आंसर सही लिया है बोर्ड? स्वर और नोट लिया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर फोकस करो, नहीं पर फोकस करो, डायरेक्ट देखो ना, छोटे कमरे में एकाधिक प्रवर्तन अवांछनीय है। चलो, एकाधिक प्रवर्तन प्रतिध्वनि उत्पन्न करता, एक बार से अधिक अगर प्रवर्तन हुआ तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगा, हाँ ये बात सही है। एकाधिक प्रवर्तन ध्वनि की पिच को बदल देता है, पिच मतलब आवाज मोटा और पतला होना। छोटे कमरे में एकाधिक प्रवर्तन अवांछनीय होता है, मतलब नहीं होता, ये बात सही है, ये सही है, क्योंकि नहीं होगा, छोटा कमरा रहेगा तो प्रवर्तन होगा ही नहीं होगा। एक से अधिक प्रवर्तन बड़े हॉल में ध्वनि वितरण में वृद्धि करता, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा है? तो गलत बी नंबर ही है ना, बाकी पहला सही हो गया तो बी होगा। 32 का बी, हाँ यही गलत है, पिच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो गलत वाला आंसर ही पूछा है, तो गलत बी हो गया। चलिए 31 नंबर प्रश्न आ जाइए। 4 के HZ दिया है, तरंग लंबी 15 सेंटीमीटर है, 1.8 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कुछ गलत टाइप किया हुआ है, ये AI यहाँ मिसफिल्ड किए हैं, इसलिए इस प्रश्न को
डिलीट कीजिए। एआई मिसफिल्ड किए हैं इस प्रश्न को टाइप करने में। निम्नलिखित में क्या ध्वनि तरंग के एकाधिक प्रवर्तन की अवधारणा का उपयोग नहीं है? स्टेथोस्कोप में होता है, मेगाफोन, कंपनकारी, डंटिंग, काटा, ट्रम्पेट में नहीं होता। इसका आंसर शायद ट्रम्पेट लिया था 30 में नहीं, ट्रम्पेट नहीं लिया है। कंपनकारी, डंटिंग, काटा लिया है, जिसमें एकाधिक प्रवर्तन का प्रयोग नहीं करता। चलिए, अंत वाला तो सब भला। और इसका आंसर हमें कमेंट करो। तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होगी? जल्दी से इसका क्या करना है, कमेंट हमें करना है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन हमारे साथ ये पूरी लास्ट सेशन तक टिका हुआ रहा। ध्वनि का इतना ही प्रश्न पूछा था, ठीक है। अभी इसके बाद हो सकता है कि हम बायो के प्रश्न लेकर के आए और जिसमें कोशिका हो, जिसमें क्या हो, अगली पार्ट में कोशिका का पूरा प्रश्न, भले ही क्लास क्यों ना 2 घंटे का जाए, पर कोशिका का हम पूरी पॉइंट्स लेकर के एक साथ आएंगे, एक टॉपिक से एक क्लास लाएंगे, ऐसा हम प्लान बनाए हैं, ठीक है। देखिए कितना दूर तक सक्सेस होता है। अगर आपकी मदद रहा तो अवश्य ही सभी क्लासेस सक्सेसफुल होंगे। चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।